हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की जो है हिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें पूरा आधुनिक भारत की चर्चा किया गया है। आधुनिक भारत के इतिहास से आपके सभी कंपटीशन में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का ये सेशन जो हम लोग देख रहे हैं, ये आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी जिन बच्चों ने नहीं खरीदी है या जिन बच्चों ने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप बस इसको रिवीजन भी कर लेंगे तो भी एक होता है ना कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो शायद आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। आप चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तैयारी में आपका एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ था क्लास 8 में आधुनिक भारत के इतिहास में, और आधुनिक भारत में क्या क्या चीज़ें शुरू हुई। तो भारत और आधुनिक दुनिया, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत और आधुनिक दुनिया का मतलब ये हुआ कि दरअसल जब तक भारत में विदेशी चीज़ें नहीं आ रही थी, विदेशी व्यापारी नहीं आ रहे थे, तब तक आधुनिक दुनिया से हम लोग नहीं जुड़े थे। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि जब विदेशी व्यापारियों का भारत में आगमन हुआ या विदेशी निवेशकों का आगमन हुआ, चाहे वो पुर्तगाली के रूप में हुआ हो, अंग्रेज़ के रूप में हुआ हो, फ्रांसीसी के रूप में हुआ हो, वहीं से शुरुआत हो जाती है कि भारत जो है आधुनिक दुनिया से जुड़ गया है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हम लोग विदेशी व्यापारियों के आगमन के बारे में समझेंगे कि और कैसे भारत में आधुनिकता आती है। तो देखिएगा, इस सेशन में लिखा है कि भारत और आधुनिक दुनिया, कैसे भारत आधुनिक दुनिया से जुड़ती है। तो इसमें है, कल्पना करो कि 17वीं शताब्दी में जो है सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। मतलब विदेशी व्यापारियों का सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभाव पड़ा तो वो कब पड़ा था? 17वीं शताब्दी में। इससे ये मालूम होता है कि 1606 में अंग्रेज आए, 1602 में डच आए, ठीक है, और इसके अलावा 1616 में डेनिश, 1664 में फ्रांसीसी, ये सभी लोग कहीं न कहीं भारत में आए और भारत में आधुनिक तरीके से व्यापार शुरू करते हैं। तो वही हमारा 17वीं शताब्दी है। यहाँ पर सदी में व्यक्ति करिश्मे से पुनर्जीवित होकर आज की दुनिया में पहुँचता है। मतलब आज जो आधुनिक दुनिया या व्यापार है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। 17वीं सदी की दुनिया काफ़ी बदली हुई नज़र आएगी और उसे अपने समय कि कुछ इमारतें हम लोग देखते हैं, जैसे उसके अपने समय कि कुछ इमारतें भी खड़ी दिखाई दे सकती हैं। अधिकांश चीज़ें एकदम बदली हुई दिखाई देती हैं। इससे मालूम होता है कि वह कई सारे नगर या शहरों को देखेंगे तो वह भी दिखेगा कि उनके ज़माने के शहरों से आज के शहरों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। ये बदला हुआ दिखाई दिया था, उससे पुराना जो समय था वो और भी बदला हुआ दिखाई दिया था। इसका मतलब है कि यहीं से शुरुआत होती है एक पक्की सड़कों की और एक व्यापार की। ये देखिएगा, उसके ज़माने में आज जैसे कारखाने थे और न ही पक्की सड़कें थी। उसके समय मकान भी आज जैसे नहीं थे, लेकिन सड़कों पर उसे तरह तरह की ऐसी गाड़ियाँ दिखाई देगी जिससे कभी कल्पना की ही नहीं जा सकती कि आसमान से हवाई जहाज़ से पटरियों पर रेल तक की व्यवस्था जो है आधुनिक भारत की दुनिया, आधुनिक भारत का समाज ने दे रखा था। तो इस तरह से जब ब्रिटिश या कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आती है तो उसमें क्या क्या बदलाव हमको देखने को मिलता है। ये देखिए, चीज़ें दिखाई दी जिनके सामने उनके पहले कभी नहीं देखा था। इसका इस्तेमाल उसे सीखना होगा और गाँव की खेती करने से कुछ नए तरीके, इसका मतलब है तरीके मिलेंगे और कुछ फसलें भी हो सकता है कि नए नए फसलें हो। इसका मतलब है कि पुर्तगालियों के आगमन से कौन कौन सी फसलें आई, अंग्रेज़ों के आगमन से कौन कौन सी फसलें आई, वो लोग नील की खेती क्यों कराना चाहते थे, वो लोग यहाँ पर अपने व्यापारिक कच्चे माल के रूप में भारत को बनाना चाहते थे। ये सब कुछ परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। भिन्न भिन्न तरह की भाषाओं को भी हमारे यहाँ प्रयोग किया जाने लगा, और क्योंकि अंग्रेज़, डच जहाँ से लोग आते हैं और अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं, और इन घटनाओं की जानकारी दी गई है अलग अलग पुस्तकों में। 200 से 300 सालों में दुनिया और ख़ासकर हमारे देश में घटित हुई घटनाओं को दुनिया के साथ भारत को भी इतना अधिक बदला गया कि 17वीं शताब्दी का इस पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, 17वीं शताब्दी का इसका प्रभाव पड़ा। तो देखिए,
हमारे काल्पनिक दोस्त को आज भी अधिकतर चीज़ें अपरिचित नजर आती थी और तुम जो है मध्य युग के लोगों का जीवन के बारे में जानते हैं या आधुनिक दुनिया के जीवन के बारे में काफ़ी बड़ा बदलाव जो है देखने को मिलता है। आज देख सकते हैं कि ये निरंतर चरण जो है लगातार चलते जा रहे हैं। जैसे समाज, उस समय की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संस्थाएं और कला संस्कृति आदि प्रायः सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहे। इससे मालूम होता है कि मेंस राइटिंग में क्वेश्चन आया है कि किस तरह से विदेशी व्यापारियों के आगमन में भारत में क्या क्या चीज़ें में बदलाव हुआ। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समाज में बदलाव हुआ, उनके रहने सहने के तौर तरीके, अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ, राजनीतिक संस्थाएं बनी, कला संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हमने देखा। कब देखा? सबसे ज़्यादा देखा 17वीं शताब्दी में। परिवर्तन बड़ी तेज़ी से हो रहे थे और हमारी आज की दुनिया के और पुरानी दुनिया में काफ़ी भिन्न बना दिया। ये परिवर्तन कब कैसे शुरू हुए, इन्होंने दुनिया को किस तरह से प्रभावित किया, इन परिवर्तन को समझने के लिए हमने पिछले 200 सालों की इतिहास को जानना होगा। यही जो 200 साल की इतिहास है वही हमारा जो है आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है। आज से हम लोग 200-300 साल पीछे जाते हैं तो वही 17वीं शताब्दी से इसमें ये देखिए पहले पढ़ चुके हैं कि पुराने ज़माने में पुरातत्वविदों की खोज में निकाला कि मकान, हथियार और औजार, धातु पत्र और पत्थर उकेरे गए और अभिलेख पुस्तकें भी दिखाई दिया, जिसे हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास जाना। लेकिन आधुनिक काल का जो आधुनिक काल की बातें थी वो तो लिखित रूप से हमें दिखाई दिया ना। इसका मतलब हो गया कि ये देखिए इतिहास लिखने, आधुनिक काल में इतिहास लिखने के लिए हमें पर्याप्त स्रोत सामग्री मिलती है। स्रोत सामग्री बहुत कम क्षति पहुंची थी, मतलब बहुत नुकसान नहीं हुआ था, जो चीज़ें थी एकदम व्यवस्थित तरीके से थी। लोगों ने भी इनमें कई तरह के स्रोतों से सावधानी रखा और सरकारी कामकाज से संबंधित दस्तावेज, अभिलेख, किताबें, अभिलेखागार को सुरक्षित रखी और इन्हें तुम देख सकते हो और पढ़ सकते हो। मतलब आधुनिक इतिहास में इस तरह के नियम कानून को हम लोगों ने सुरक्षित रखा और बल्कि जो पुराने ज़माने के जो नियम कानून थे वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। उनका पत्थर का इस्तेमाल या राजाओं का एक जो प्रभाव था या राजाओं का वर्चस्व था, ऐसे में वर्चस्ववादी समाज का ही उल्लेख किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो आधुनिक भारत था वो दस्तावेज, अभिलेख, लेखागार ये सभी काफ़ी सुरक्षित माने जाते हैं। अब बात करते हैं इस काल में लिखी हुई, छपी हुई अन्य पुस्तकें भी हमारे पुस्तकालयों में मौजूद है और कुछ घरों में भी मिल सकती है। इनमें अनेक पुस्तकें और रिपोर्ट पर साल पुनः मुद्रित होती है और इस प्रकार उनके लिए आसानी से उपलब्ध की जा सकती है। उन्हें पढ़ना चाहते हैं, मतलब ये आधुनिक भारत को समझाने की कोशिश किया। अब आते हैं 19वीं शताब्दी में लगभग मध्यकाल का उपयोग में ले जाई रही मशीनें, औद्योगिक संग्रहालय सुरक्षित रखे गए हैं जो 19वीं शताब्दी में आए और यहाँ तक कि फिर आज अनेक लोग जीवित हैं जिन्होंने आधुनिक काल को हमारे देश के महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में मदद के लिए जो है बताया और आज़ाद जो भारत को आज़ाद करने के लिए साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया, उसमें भी आज़ादी के आंदोलन के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह से यदि देखा जाए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसी अनेक चीज़ें जिनमें हमारे देश में आधुनिक इतिहास के विभिन्न पहलुओं के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाती है, उसमें भारतीय इतिहास की शुरुआत 18वीं शताब्दी में होती है। मतलब 1800 ईस्वी से ये पूरी तरह से हमें लिखित रूप से ये सभी जानकारी प्राप्त होती है। आधुनिक कालों में जो विभाजन किया गया तो उसमें समाज का, अर्थव्यवस्था का, राजनीतिक का एवं सांस्कृतिक कला का सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ। जैसे ये जो व्यापार यहाँ पे डेवलप किए गए तो उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को बदला, समाज को बदला। इसके अलावा जो है हमारी संस्कृति और कला को बदलने का सबसे बड़ा प्रयास इन्होंने किया था। अब बात करते हैं कि इसके अलावा भारत के इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में ये सब कुछ हम लोगों को जानने को मिलता है। आधुनिक भारत के इतिहास में 18वीं शताब्दी से आरंभ करते हैं क्योंकि आधुनिक काल के परिचायक अनेक परिवर्तनों की शुरुआत इसी सदी से हुई है। ये परिवर्तन इसी सदी से हुई है और ये परिवर्तन कैसे रहे तो आप समझ सकते हैं कि ये परिवर्तन पहले के दुनिया के अन्य भागों से शुरू हुए और फिर हमारे देश में इनका आगमन ऐसी परिस्थितियों में हुआ जिन पर हमारा कोई बस नहीं था, क्योंकि हमारा देश विदेशियों के कब्जे में चला गया था। फिर भी इस परिवर्तन में हम लोगों ने जो है
काफ़ी संघर्ष किया और जीवन में काफ़ी गहराई तक प्रभावित किया, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से परिवर्तन किन रूपों में हुए थे? तुम्हें याद होगा कि 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ हमारा किस देश के टुकड़ों में बट गया। प्रशासन कमज़ोर था, जनजीवन और संपत्ति असुरक्षित था। यूरोप के सौदागरों ने उस भारत के विभिन्न भागों में व्यापार से जुटे हुए थे और दयनीय स्थिति का फ़ायदा उठाकर उन्होंने सौदागर इंग्लैंड से आए थे और हमारे देश के मालिक बन गए। तो ये लोग व्यापार करने वाले जो लोग आए थे वो हमारे देश के मालिक बन गए, ऐसी बातें यहाँ पर किया गया और 100 सालों तक भारत को गुलाम बना रखा। फलस्वरूप आधुनिक बनने में वह पीछे रह गए। मगर भारत की गुलामी का यह काफ़ी काल था, जनता की जागृति का भी काल था। इसी काल में अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता एकजुट हुई। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और भारतीय जनता ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने देश को पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। इस काल में भारत के पतन और पुनः उत्थान जो है शुरू करने और पहले दुनिया में घटित हुए मुख्य परिवर्तनों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आधुनिक युग में को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। नवजागरण, पूंजीवाद का उदय, औद्योगिक क्रांति से हुई। आदमी की जिज्ञासु और साहसी मनोवृत्ति उसे अज्ञात को खोजने तथा जानने के लिए हमेशा प्रेरित करती रही। मानव ज्ञान भंडार में वृद्धि करने और अज्ञात देशों की खोज और नई प्रेरणाएं ऐसे आंदोलन से मिली जिसका जन्म मध्य युग के अंतिम दौर इटली के कुछ नगरों में हुआ, जिसे हम लोग नवजागरण नामक एक आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं। नवजागरण ने यूरोप के अनेक व्यक्तियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए, चिरस्थायी सिद्धांतों, प्रथाओं के बारे में निसंकोच प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। फलतः वैज्ञानिकों ने इस तरह की पद्धति का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि ऐसे पद्धति को जो है वैज्ञानिकों ने चाहते थे कि किस तरह से हम एक नई आधुनिक तरीके से जो है पैसे कमाएं, व्यापार करें। और लेकिन यूरोप वासियों को निरंकुश शासकों और रोमन कैथोलिक चर्च की अंधविश्वासों पर आधारित आपत्तिजनक प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। व्यापार संबंधों तथा अन्य संपन्न के जरिए दृष्टिकोण धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में फैलाव हुआ। मध्यकाल में उत्तरार्ध में व्यापार वृष्टि के कारण यूरोप और अन्य नगरों की समृद्धि बढ़ी। ये नगर या तो व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर बसे हुए थे या समुद्र या नदी के उन तटवर्ती पर जो व्यापार की दृष्टि से सुविधाजनक थे। ऐसे स्वाभाविक था कि नगरों को रहने वालों या व्यापारी समुदाय वहाँ से सबसे प्रमुख वर्ग बन गया था। तो इस तरह से शहरों में काफ़ी बदलाव हुआ और लोग व्यापार के रूप में भारत में आना या भारत में जो व्यापारी के रूप में आगमन शुरू हो गया। अब बात करते हैं, ऐसे में सरकार व्यापार के उन उच्च पदों एवं सरकारों या आम लोगों के बीच एक नए वर्ग, मध्य वर्ग का उदय हुआ। व्यापारियों के साथ कुशल कारीगर भी जुड़ गए और साथ में निर्यात भी उनके समुदाय में सम्मिलित हुए। इस प्रकार मध्यवर्गीय दायरा था। ठीक है, अब देखिए मध्यवर्गीय दायरा था और महत्व बढ़ता गया और नवजागरण युग महान खोज यात्राओं का भी युग था। यूरोप नाविकों और जो नौचालकों ने एशिया देशों में पहुंचने और समुद्री मार्ग की खोज, उन्होंने अनेक देशों की खोज की और यूरोप वासियों ने ही सबसे पहले जो है इस तरह का खोजा, जिसमें पहला बंदा आता है कोलंबस। कोलंबस याद रखना है, जैसे कर चुके थे वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज और कोलंबस ने अमेरिका महाखंड की खोज की। हालांकि सबसे पहले भारत की खोज करने कोलंबस ही निकला था, जिसने सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का 1492 में, ये देखिएगा 1492 में इसने उत्तरी अमेरिका का खोज किया। किसने? कोलंबस ने। कोलंबस जो है ये देखिए 1492 में उत्तरी अमेरिका और 1494 में दक्षिणी अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक किया। और वहीं यदि बात किया जाए वास्को डिगामा का, तो ये वास्को डिगामा 1498 में भारत पहुंचा। इसका मतलब है कि भारत की खोज करने में
किसका हाथ रहा है? वास्को डी गामा का हाथ रहा है, जो 1498 में भारत के कालीकट पे पहुंचा, जहां उसका जमोरिन ने काफ़ी बड़े लेवल पर स्वागत किया। और यहाँ तक कि जमोरिन ने ये भी बताया कि किस तरह से जो है भारत में व्यापार और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो और उससे लाभ हो, ऐसा जमोरिन चाहता था। अब देखिए, नए मार्ग और भूभागों की खोज के कारण यूरोप के सौदागरों के व्यापार में खूब वृद्धि हुई। यूरोप वासियों ने अपने व्यापार को बदला या व्यापार अपने बंदरगाह और उपनिवेश को भी स्थापित किए। यूरोप के कुछ देशों के लोग अमेरिका पहुंचकर वहां अनेक क्षेत्रों में आबाद हुए। इस सारे विकास के परिणाम स्वरूप यूरोप के सामंतवाद का पतन आरंभ हुआ। इसके स्थान पर एक नई समाज व्यवस्था, जिसे पूंजीवाद कहते हैं, अस्तित्व में आने लगी। इस नई समाज व्यवस्था का मुख्य विशेषता थी पूंजीपतियों और श्रमिकों वो नए वर्गों का उदय। पूंजीपति दलालों तथा मशीनों और कारखानों में उन मशीनों द्वारा तैयार होने वाले वस्तुओं के मालिक थे। उनका मुख्य उद्देश्य था कि मुनाफा कमाना। वस्तुओं की बिक्री पर भी उन्हीं का नियंत्रण था। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। ये देखिए, पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। मतलब इस तरह से नई समाज व्यवस्था किस तरह अस्तित्व में आई। देश में और विदेशों में व्यापार का विस्तार हुआ। यूरोप का व्यापारी समुदाय उत्पादन की प्रणाली में सुधार करने के लिए विवश हुआ, ताकि कम समय में ज़्यादा वस्तुएं तैयार की जा सकें। वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी, तो ऐसे उत्पादन के लिए भारत में क्या हुआ कि ज़्यादातर कारीगर, पहले से ही कारीगर अपने सामान और औजारों को घरों में काम करते थे, तो उन्हें ज़्यादातर कारीगरों की ज़रूरत पड़ी। तो वो लोग उस हिसाब से जो है बड़े मात्रा में कारीगर उपलब्ध कराए। घरेलू व्यवस्था बाजार की लगातार बढ़ती मांग की पूर्ति करने में समर्थ नहीं थी। 18वीं शताब्दी में इसका स्थान कारखाना व्यवस्था ने ले लिया और कारखाना के मालिक पूंजी लगाकर बड़ी मात्रा में कच्चा माल, इसका मतलब है कि क्योंकि बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदता था और नई आविष्कार की गई मशीनों की मदद से उत्पादन करने वाले कारीगरों को काम पर लगाता था और तैयार की गई वस्तुओं को बाजार में बेचता था। और श्रमिक अब अपने घरों में नहीं बल्कि कारखानों में काम करते थे। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अब यहाँ पर व्यवसायीकरण जो है शुरू हो गया आधुनिक में। पहले की समाज व्यवस्था में राजा या सामंत सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा अब क्या हुआ, जो पूंजीपति है, लेकिन नई व्यवस्था में उनका स्थान कारखाने के मालिक या पूंजीपति ले लेते हैं। आज भी वही है कि अब राजा नहीं बल्कि पूंजीपति जो है सबसे पहले इंग्लैंड में इस नई समाज व्यवस्था की उदय हुई। इसका मतलब है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वो सबसे पहले इसका उदय कहाँ पर होता है, तो ये होता है इंग्लैंड से, क्योंकि अमेरिका भी कभी इंग्लैंड का गुलाम था, इतना याद रखिएगा। इस व्यवस्था में कभी जो नई समाज व्यवस्था थी, जो पूंजीवादी शक्तियाँ थी, वो कभी अमेरिका भी था, जिसने मशीनों का उपयोग भी सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ था। और सूत कटाई की मशीन हो या किस्म कारखानों करघों हो, ये सभी मशीनें जो है इंग्लैंड से ही शुरू हुई थी। तो ये नई समाज व्यवस्था थी। विकास के इस नए दौर को कारखाने में मशीनों की मदद से वस्तुतः उत्पादन को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। इस क्रांति के जो शुरुआत है इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। बाद में इस क्रांति ने अन्य जगहों का उत्पादन प्रणाली को भी प्रभावित किया। आगे जाकर बिजली तथा धमन भट्टी या आविष्कार ने लोहे की ढलाई, जैसे लोहे की ढलाई ने भी शुरुआत कर दिया, मतलब एक आधुनिक और व्यापार शुरू हुआ। नई पूंजीवादी समाज व्यवस्था और औद्योगिक क्रांति ने समूचे संसार में इतिहास की एक नई दिशा दी। अब देखिए 18वीं शताब्दी में अंतिम दशकों में दो और क्रांतियां हुई, जिसमें आधुनिक दुनिया का निर्माण बड़े महत्व की भूमिका दिखाई देती है। अब आधुनिक दुनिया की जो शुरुआत हुई वे क्रांतिकारी अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध और फ्रांसीसी क्रांति थी। पहली क्रांति का सरोकार अंग्रेजी सरकार उत्तरी अमेरिका में बसाए गए 13 उपनिवेशकों में था और उपनिवेशकों के अधिकांश लोग इंग्लैंड से आए थे, परंतु उन्हें वे अधिकार नहीं दिए गए थे जो इंग्लैंड में बसे हुए अंग्रेजों को प्राप्त थे। उत्तरी अमेरिका के उन उपनिवेशों
में बसे हुए, उन उपनिवेशों में जो बसे हुए लोग थे उसमें क्या था, सरकार के अधीन अंग्रेज और कर वसूल करते थे। वाणिज्य व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो इस तरह से डेवलप हो रही थी कि धीरे धीरे जो है व्यापार विदेशों में धीरे धीरे बहुत ऊपर बढ़ने लगा, जिसका मतलब हो गया कि हमारी मांग के अनुसार लोग वहाँ पे सामान पहुँचाने लगे और यही हमारी व्यवस्था का जो है रूप ले लिया। अमेरिका के नेता जो है थॉमस जेफरसन ने अपनी उपनिवेशीवादी जो है चीज़ों को बतलाया और बताया कि किस तरह से उपनिवेश, देखिए उत्तरी अमेरिका में उपनिवेश स्वतंत्रता की घोषणा, इसका मतलब है किस तरह से अमेरिका में जो है खुद अपने उपनिवेश के खिलाफ एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और सबसे पहले अमेरिका ही जो है इससे स्वतंत्र हुआ। आप देखेंगे कि साथियों को प्रोत्साहित किया और अमेरिका ही सबसे पहले ये लड़ाई ली और इसमें यदि सबसे पहले उपनिवेश 4 जुलाई 1776 को 13वीं उपनिवेश प्रतिनिधित्व आपस में मिले और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। देखिए 4 जुलाई को जो है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किया गया और कहा गया कि मनुष्य जन्मतः समान है और मनुष्य को जो कतिपय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है उन्हें कोई नहीं छीन सकता है। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्ति के अधिकार शामिल हैं। चूँकि अंग्रेजी सरकार इन अधिकारों को मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अमेरिकियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की और अंततोगत्वा उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली और उन्होंने गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की और वे अपने को संयुक्त राज्य अमेरिका कहने लगे। और गणतंत्र में सरकार की उसकी शक्तिशाली जनता को मिली और जनता, जिन प्रतिनिधियों ने अमेरिका में एक नई सरकार का गठन किया, उन्होंने एक अधिकार विधेयक, बिल ऑफ राइट्स, सबसे पहले अधिकार विधेयक जो है यहाँ पर लाया गया। हालांकि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है वो सबसे पहले इंग्लैंड में लाया गया था वहाँ के मजदूरों के लिए, लेकिन बिल ऑफ राइट जो आपका एक अधिकार है वो विधेयक जो है अमेरिका में लाया गया। स्वीकार नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। उन्होंने तुरंत बाद, आज से 200 साल पहले फ्रांस में क्रांति हुई और उस समय फ्रांस की आम जनता ने दशा बड़ी दयनीय थी और जब सामंती सरदार और चर्च के उच्च पदाधिकारी सभी प्रकार के विशेषाधिकार भोग रहे थे, यहाँ तक कि जो लोग थे वे मगर सामंती परिवार के नहीं बल्कि एक व्यापारी थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये देखिएगा व्यापारी थे, उन्हें भी अधिकार प्राप्त नहीं था बल्कि चर्च, देखिए 14 जुलाई 1989 को पेरिस की जनता द्वारा जो है क्या किया गया था, मैर्टिल राजकीय फैतखाने पर धावा कर फ्रांस की क्रांति का प्रतीक है ये। ठीक है, अब इसके बाद उन्हें अधिकार मिला और बड़ी बड़ी जागीरें थी जो कोई कर नहीं देते थे, वो आम जनता को कर देती थी और ऊपर से फ्रांस के राजा 16वां लुई 16वें जो है अधिक कर लगाना चाहता था, लेकिन नए रीढ़ के भाग पर जनता से धन उगाहना चाहता था और मगर तब तक फ्रांसीसी दार्शनिकों ने क्रांतिकारियों का विचार आम जनता के स्वशासन, अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर चुके थे और इसी अधिकार प्राप्त करने के लिए एक जनता जो है खड़ी हुई और अपनी जो है एक आंदोलन की शुरुआत करती है, जिससे 14 जुलाई 1789 को जनता ने पेरिस के वेस्टिल के कैदखाने को तोड़ दिया और हर साल वह फ्रांस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर राष्ट्रीय असेंबली ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों को घोषणा पत्र पारित किया और घोषणा पत्र में कहा गया कि सभी मनुष्य को जन्म से ही स्वतंत्रता और समानता के अधिकार जीवन भर के लिए मिले हुए हैं। क्रांति के बाद फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना हुई और स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता और मार्गदर्शन के सिद्धांत बन गए। याद रखिएगा, जैसे हमारे पास जो ये शब्द जुड़े हैं स्वतंत्रता का, बंधुत्व का और समानता का, ये जानते हैं ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं फ्रांस की क्रांति। यदि क्वेश्चन दे दिया कि बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता की भावना भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, तो फ्रांस की क्रांति के तहत लिया गया, वहीं से लिया गया। राष्ट्रवाद,
संसार के सभी देशों ने, तो राष्ट्रवाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।